Hello, dear students. Welcome back to our channel, Sims Official. I, Swati Rajput, your SSC teacher, and today we will continue Class 8 Civics, Chapter 1, the Indian Constitution. Our today's topic is Key Features of Indian Constitution. So let's start. Parliamentary form of government. Student, it is the second key feature of our Indian Constitution. चलिए समझते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है. The different tiers of government that you just read about consist of representatives who are elected by the people. It means students. बच्चों, अभी हमने हमारा जो प्रीवियस की फीचर्स था फेडरलिज्म, उसमें देखा था कि जो गवर्नमेंट होती है हमारी वो डिफरेंट लेवल में होती है ना, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल. ठीक है, तो उनको हम टेयर भी बोलते हैं. ठीक है, तो जितने भी हमारे गवर्नमेंट के डिफरेंट टेयर होते हैं, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, वी जस्ट रीड कि इसमें जो होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव यानी कि डिफरेंट लेवल पर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनको लोग खुद से ही इलेक्ट करते हैं, है ना, खुद उनका चूज़ करते हैं. कैसे इलेक्ट करते हैं वो इनको, अपने वोटिंग्स के थ्रू. ठीक है, योर क्लास 7th बुक बिगिन विद द स्टोरी ऑफ कांता हु वॉज स्टैंडिंग इन लाइन टू वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन. जब आपने क्लास 7th में सिविक्स में आपको याद होगा तो आपने कांता की स्टोरी पढ़ी थी, है ना. जब कांता वोट डालने के लिए इलेक्शंस की लाइन में खड़ी थी और वहाँ उसने देखा था कि जो उसके सेठ थे जहाँ पर वो काम करती थी, वो भी इलेक्शन की सेम लाइन में खड़े हुए थे, तो उसको वहाँ पर फील हुआ था कि मतलब ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर उनके सेठ और वो मतलब इक्वली एक लाइन में खड़े हुए हैं. तो वहाँ पर उसको फील हुआ था कि हाँ, हम सब इक्वल हैं. ओके. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन. हमने देखा था कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, यानी कि जितने भी सिटीज़न हैं उन सभी को वोट डालने का जो राइट्स है वो. When they were making the constitution, the member of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutch of traditional caste, class and gender hierarchies. It means जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर थे, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, ठीक है, तो उनको ऐसा लगने लगा था कि जो भी स्ट्रगल किए जा रहे हैं फ्रीडम पाने के लिए इंडिया में, तो उनको ये विश्वास होने लगा था कि जो इंडिया की जो जनता है, ठीक है, उनको जब हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का राइट देंगे, इट मीन्स वोट का राइट देंगे, तो उनको ऐसा फील होने लगा था कि इससे केवल जो उनका एक जो डेमोक्रेटिक थिंकिंग है, ठीक है, उसको और प्रोत्साहन मिलेगा, उसको और बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ साथ उनको लगता था कि जो भी ये हमारे जो ट्रेडिशनल जैसे कि कास्ट को लेकर, क्लास को लेकर या फिर मेल फीमेल को लेकर जो भी फ़र्क किया जाता है, जो भी ईच ऊंच नीच जो भी ट्रेडिशन हमारे चलते आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को भी इससे तोड़ा जा सकता है, इसको भी. This means that the people of India have a direct role in electing their representative. Also, every citizen of country, irrespective of his or her social background, can also contest in election. इसका सीधा सा मीनिंग ये था कि जो इंडिया के लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने में वो डायरेक्ट रोल वो मिल सकेगा उनको, वो अपनी भूमिका निभा सकेंगे. ठीक है, और इसी के साथ साथ कंट्री का जो हर सिटीज़न है, चाहे वो किसी भी तरह के सोशल बैकग्राउंड से हो, इलेक्शंस में पार्ट ले सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है. ठीक है,
दीज रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू द पीपल, और जो रिप्रेजेंटेटिव हम चूज़ करते हैं ये लोगों के लिए अकाउंटेबल होते हैं। अकाउंटेबल का मीनिंग होता है बच्चों उत्तरदायी, यानी कि जवाबदेह होते हैं, मतलब ये जो भी वर्क करते हैं उसका जवाब इनको लोगों को देना होता है। ओके, यू विल रीड मोर अबाउट why representation is crucial to democratic function in unit 2 of this book। हम इसके बारे में जो और डिटेल में जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे यूनिट 2 में, जो हमारी बुक में है कि डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में, ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेशन है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, यानी कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारे लीडर्स हैं, वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर पावर के सेपरेशन की बात की गई है, यानी कि जो भी पावर है गवर्नमेंट को रन करने के लिए उस पावर को डिवाइड करना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, दीज आर द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो गवर्नमेंट है उसके 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? इसमें फर्स्ट है आपका लेजिस्लेचर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में विधायिका कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका एग्जीक्यूटिव जो है कार्यपालिका, और उसके बाद है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, ठीक है। अब इन तीनों का वर्क क्या क्या होता है वो देखिए। द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो लेजिस्लेचर है वो क्या है? वो ऐसे लोगों का ग्रुप है जो मतलब लेजिस्लेचर में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो होते हैं, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव इज़ अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। और जो एग्जीक्यूटिव होती है वो क्या होता है? वो स्मॉलर ग्रुप होता है कुछ लोगों का, ठीक है, जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनका वर्क क्या होता है? जो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना, यानी कि जितने भी हमारे लॉज होते हैं, कानून होते हैं, उनको लागू करते हैं, ठीक है। और जो हमारा गवर्नमेंट है उसको रन करते हैं, है ना, शासन चलाते हैं, ठीक है। इसके बाद है जो जुडिशरी, तो द जुडिशरी ऑफ विच यू विल रीड मोर इन यूनिट 3 ऑफ हिज बुक refers to the system of the courts in the country। जुडिशरी के बारे में डिटेल में जो हमारे यूनिट 3 है इस बुक में उसमें पढ़ेंगे। यहाँ हम वन लाइन में समझे तो जुडिशरी यानी कि जो कंट्री में जो कोर्ट का सिस्टम होता है, जो हमारे कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो वो आपका जुडिशरी में आते हैं, ठीक है। In order to prevent the misuse of power by any one branch of the government, the Constitution says that each of these organs should exercise different powers. Through this, each organ acts as a check on the other organ, government, and this ensures the balance of power between all three। देखिए जो हमारा into order prevent the misuse of power, ठीक है, अगर हमारी कंट्री में कहीं पर भी कोई भी स्टेट पावर का मिसयूज़ करता है, ठीक है, गवर्नमेंट का कोई भी जो पार्ट है वो मिसयूज़ करता है अपनी पावर का, ठीक है, तो इसको रोकने के लिए जो है आपका जुडिशरी को बनाया गया है। मतलब जुडिशरी जो है हमारा, जो न्यायपालिका है, वो इसमें इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। हमारे जो गवर्नमेंट के ये तीनों ऑर्गन हैं आपके, जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है, इन सब की जो पावर है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ठीक है, इनको अलग अलग पावर दी गई है, ठीक है। इन्हीं पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे पर क्या करते हैं, चेक, मतलब एक दूसरे पर चेक, मतलब नज़र रखते हैं एक दूसरे पर कि जो भी ऑर्गन है गवर्नमेंट के, वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे इन तीनों ऑर्गन्स के बीच जो पावर डिवाइड की गई है उसमें बैलेंस बना रहता है। ओके
सो स्टूडेंट, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि हमारे गवर्नमेंट में क्या किया गया है कि पावर किसी एक ऑर्गन को ना दे करके पावर को 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया है, और वो तीनों ऑर्गन्स के पास अपना जो पावर है वो उसको यूज़ करते हैं, और जो दूसरे ऑर्गन्स हैं यानी कि ये तीनों ही एक दूसरे पर नज़र रखते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट का जो ऑर्गन है वो अपनी पावर का मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है। ठीक है। So student, that's all about of this video. We will continue this topic in our next video. Thank you for watching.